नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक थॉट प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। मानव मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। मानव के विचारों में काल और परिस्थितियों के सापेक्ष परिमार्जन और रूपांतरण होते रहते हैं तथा वे वैचारिक परिवर्तन ही वस्तुतः मानव चेतना के विकास के संवाहक होते हैं। जैसा कि प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार मानव विचार के इतिहास में अर्थशास्त्र के सिद्धांत की विधिवत नियमों का विकास भले ही हाल में हुआ हो, परंतु अर्थशास्त्र संबंधी बातों के बारे में मनन विचार विमर्श तभी से चला आ रहा है जब से मनुष्य ने विचारना शुरू किया है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य सदा से ही आर्थिक प्रयत्न करता रहा है। जैसे आर्थिक प्रगति हुई, आवश्यकताओं का विस्तार हुआ और मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का स्वरूप भी बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने लगा और इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक उन्नति के क्रम में मानव ने विभिन्न माध्यमों और समस्याओं जैसे मुद्रा, बैंक, वाणिज्य, उद्योग, यातायात इत्यादि का संगठन किया, जिससे भौतिक सभ्यता का निर्माण हुआ। इस प्रकार आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जो मानव के प्रारंभिक प्रयत्नों से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि आर्थिक चिंतन और इतिहास के बीच सदैव से ही पारस्परिक और प्रभावपूर्ण संबंध पाया गया है। जहां एक और काल विशेष की परिस्थितियों और समस्याएं तात्कालीन आर्थिक चिंतन के स्वरूप और दिशा को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विचार भी इतिहास की दिशा को निर्धारित करने में योगदान देते हैं। आर्थिक विचार समय और परिस्थितियों के अनुरूप हमेशा बदलते रहे हैं और इनके निरंतर विकास और परिवर्तन होता रहता है। अनेक अर्थशास्त्री इन विचारों को मान्यता देने से कतराते हैं। उनके अनुसार केवल आधुनिक वैज्ञानिक आर्थिक विचार ही वास्तविक आर्थिक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राचीन आर्थिक विचारों की यदि अवहेलना कर दी जाए तो निश्चित ही आर्थिक विचारों का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। पाश्चात्य और भारतीय आर्थिक चिंतन का आधार। जैसा कि हम जानते हैं, साम्यवादी विचार तो आज विश्व के अधिकांश देशों में से समाप्त हो गया और पूंजीवाद के कारण जिस गति से सामाजिक संस्थाओं, मानवीय मूल्यों और नैतिकता का ह्रास हुआ और अमर्यादित उपभोग और अति ऊर्जा केंद्रित औद्योगिकरण के जो पर्यावरण के समक्ष संकट खड़ा हो गया है, उससे अब विश्व के विकास ने तीसरे विकल्प प्रतिमान को खोजना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय आर्थिक चिंतन परंपरा का अध्ययन आर्थिक प्रणाली का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करने का आशाजनक संकेत देता है। यह वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय चिंतन में व्याप्त मानववादी आग्रह आर्थिक प्रणाली में मानव की उस सर्वोपरिता को रेखांकित करते हैं जिसकी साम्यवादी और पूंजीवादी आर्थिक प्रणालियां उपेक्षा करती है। अमेरिका की समृद्धि का मूल कारण अमेरिका में विश्व की 4% जनसंख्या रहती है, जबकि वह दुनिया के 40% से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। आज भी अधिकांश विकासशील देश विकसित राष्ट्रों को कच्चे माल की पूर्ति कर रहे हैं और यदि राष्ट्रों को कच्चे माल की पूर्ति बंद हो जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, दूसरी तरफ 1917 में पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ में साम्यवाद का जन्म हुआ और 1961 में साम्यवादी सोवियत संघ द्वारा इस प्रकार दावा किया गया कि हम इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं कि अगले 20 वर्षों में पूंजीवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। परंतु 1920 वर्ष पश्चात 1981 से सोवियत संघ की स्थिति में निरंतर जो है वो गिरावट चालू हो गई। उनका मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा भी पूरा नहीं हो पाया। इस प्रकार इन दोनों साम्यवादी और पूंजीवादी इन दोनों ही विचारों में से स्पष्ट है कि जो दुर्गति हुई है वो बहुत ही विश्व में जो दुर्व्यवस्था बनी है उसके लिए पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही उत्तरदायी है, क्योंकि पूंजीवाद का प्रथम उद्देश्य या प्रथम सिद्धांत अस्तित्व के लिए संघर्ष है, यानी कि स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस है, जबकि दूसरा जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद का दूसरा सिद्धांत सर्वोत्तम का अस्तित्व है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है।
इस प्रकार से पूंजीवाद का तीसरा सिद्धांत प्रकृति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर है, और इन सब के विपरीत चौथा सिद्धांत उनका है व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स। इस प्रकार से इस सब के विपरीत भारतीय जीवन दृष्टि में इन चारों सिद्धांतों के विपरीत आस्थाएं हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर भारतीय दृष्टिकोण में समन्वय और संयोग का स्थान है। सर्वोत्तम के अस्तित्व के स्थान पर भारतीय दृष्टि सर्वे भवन्तु सुखीन पर आधारित है। वहीं प्रकृति के शोषण के स्थान पर भारतीय संस्कृति प्रकृति का दोहन करो और उसका संरक्षण करो और उसकी रक्षा करो, इस पर आधारित है। वहीं पाश्चात्य जीवन दृष्टि का अंतिम सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकार है। वहाँ पर भारतीय परंपरा मनुष्य के कर्तव्य को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है और भारतीय अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी विपरीत है, और भारतीय प्राचीन आर्थिक विचार मनुष्य के एक सर्वे भवन्तु सुखीन या सर्व विश्व की मान्यता पर आधारित है। प्राचीन आर्थिक विचारों के स्रोत। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोत। प्राचीन संस्कृत वाग्दम में अमूल्य भारतीय निधि है। आज उसके गहन अध्ययन और विश्लेषण की महती आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा सभ्यता और संस्कृति के मूल प्रेरणा स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करके उनसे लाभ हम उठा सकते हैं। आर्थिक विचारों को वस्तुतः सभी भारतीय प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्त स्रोतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक स्रोत। इसमें शिलालेख और ध्वसा अवशेषों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में वर्णित प्रागैतिहासिक और सिंधु सभ्यता का परिगणन होता है। दूसरा है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, साथ ही साथ उपनिषद जो कि मुख्यतः 108 हैं, आर्यक, ब्राह्मण, सूत्र ग्रंथ, जातक आदि की गणना की जाती है। तीसरा है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ 100 से भी अधिक है। प्रमुख स्मृतियों में प्रोफेसर मनु स्मृति, नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, गौतम, पाराशर, वशिष्ठ आदि की स्मृतियाँ उल्लेखनीय हैं। स्मृतियों में आर्थिक विचारों को भी काफ़ी महत्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पुराण इतिहास। इस साहित्य में रामायण, महाभारत तथा उप पुराणों को शामिल किया जाता है, जैसे कि अग्नि, वायु, विष्णु, वामन, भागवत पुराण आदि ऐसे पुराण हैं जिनमें अर्थ संबंधी विचार जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है खंड काव्य और अन्य संस्कृत साहित्य। इस श्रेणी में कालिदास, बाणभट्ट, भास, शूद्रक, दंडी आदि के ग्रंथ और नीति साहित्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विचारक। इन ऐतिहासिक विचारकों में मैगस्थनीज, हेनसांग, फैयान, इब्न बतूता आदि विदेशी इतिहासकारों के साथ साथ अबुल फजल, फरिश्ता, बलदाउनी आदि के ग्रंथों से आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है, क्योंकि उसमें राजनीतिक प्रणाली के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था के विशिष्ट पक्षों अथवा उत्पादन, वितरण, मूल्य नियंत्रण, संपत्ति का विनियमन, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय की उन्नति, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, करारोपण और समग्रता आर्थिक प्रणाली में राज्य की भूमिका आदि का व्यवस्थित विवेचन किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है मुद्राएं एवं सिक्के। सिंधु सभ्यता से ही मुद्रा विभिन्न रूपों में प्राप्त हुई, जिससे जीवन यापन, रहन सहन, व्यापार, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राज्य व्यवस्था के साथ धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था संबंधी या आर्थिक विचारों का भी व्यापक विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक विचारों का संबंध। आधुनिक अर्थशास्त्री आज के वातावरण में उत्पन्न समस्याएं जैसे मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सट्टा, एकाधिकार आदि पर विचार करते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी समसामयिक आर्थिक स्थितियों और समस्याओं पर विचार किया है। और आर्थिक विचार उनके विचारों से प्रकट होता है कि आर्थिक विचारों और सामाजिक विकास के इतिहास में एक घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन आर्थिक विचारों की उपयोगिता। प्राचीन अर्थशास्त्र और आर्थिक विचारों के अध्ययन के द्वारा सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे प्रच्छन्न आर्थिक पहलुओं का पता चलता है जिससे
वर्तमान सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ युग विशेष की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक समस्याओं, उनके निदान के उपायों की जानकारी के माध्यम से आज के प्रगतिशील समाज में बाधक तत्वों से निपटने में सहायता मिलती है। प्राचीन आर्थिक विचारों की सहायता से न केवल हम अपने पूर्वजों के रहन सहन के स्तर का ज्ञान होता है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों, व्यवहारों और उद्देश्यों, आदर्शों का भी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र या विचारों का इतिहास प्राचीन नहीं है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद ही अर्थशास्त्र का वहाँ जन्म और विकास हुआ, जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की परंपरा में अनेक ऐसे विचार मिलते हैं जो आधुनिक युग में परिवर्तित और संशोधित रूप में मौजूद है, जैसे कि सामाजिक कल्याण की भावना, द्रव्य पुण्य विनिमय, ब्याज, लगान, संपत्ति, धन आदि से संबंधित विचार आधुनिक युग के देन नहीं है। उनका उद्भव तो अत्यंत ही प्राचीन है। अतः संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों का अध्ययन जो है अध्ययन और उनके प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के स्रोत ग्रंथों में अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, आवश्यकता, उपभोग संबंधी अवधारणा, धन की अवधारणा, धनार्जन की आचार संहिता के अलावा आचार्य मनु, शुक्र, कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचारों का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, एम.एन. रॉय आदि विचारकों ने ब्रिटिश शासन की शोषणवादी नीतियों के खिलाफ अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत कर जनता को जागरूक बनाया। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त विद्वानों के आर्थिक विचारों के साथ साथ विनोबा भावे, जे.के. मेहता और अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों का भी विवेचन और उनका अध्ययन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इति। धन्यवाद।